नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम विज्ञान में क्या नया पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, और प्रकाश का आज हम तीसरा और अंतिम भाग गोलीय दर्पण से परावर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में जाना था कि प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है और प्रकाश में गति और दिशा होती है। जैसे अगर प्रकाश किसी बल्ब से निकल रहा है तो यहाँ स्रोत क्या हुआ, ये बल्ब हुआ, और प्रकाश किस दिशा में चलेगा, सब तरफ। जैसे ये यहाँ जा रहा है और ये एक वस्तु जैसे कि किताब पर पढ़ रहा है, तो प्रकाश जिस दिशा में चलता है उसे हम किरण कहते हैं। और इसमें एक दिशा हम तीर से दिखाते हैं, तो जिस तरफ प्रकाश जा रहा, प्रकाश की ये किरण जा रही है, उसकी तरफ हम तीर से दिखाएंगे। प्रकाश का एक गुण होता है परावर्तन, और ये हर वक्त हर समय हो रहा होता है। जैसे यहाँ पर ये प्रकाश इस किताब पर पढ़कर यहाँ से टकरा के लौट जाएगा, तो प्रकाश की किरण का किसी वस्तु पे पड़ना और टकराकर लौटना, ये परावर्तन कहलाता है। हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई पड़ती है जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंख में पड़ता है, तब हमें कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है। तो इस परावर्तन के कुछ नियम थे और ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। परावर्तन, जब हम किसी चिकनी सतह के सामने या किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी छाया उस दर्पण में दिखती है। तो हमने ये जाना था, दर्पण को हम सीधी रेखा और उसके पीछे छोटी छोटी इस तरह की कटी हुई टेढ़ी लकीरों से जब बनाते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि ये चीज क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण हमने दो प्रकार के जाने थे। इस तरह का जो दर्पण होता है ये समतल दर्पण होता है, और ऐसा दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, अवतल और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से टकराकर वापस चली जाती है, और हमारा जो प्रतिबिंब, यानी जब हम दर्पण में देखते, जो हमें दिखता है अंदर, हमें हमारा जैसा जो छाया दिखती है, उसके बनने के कुछ नियम होते हैं। मुख्यतः जो गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके 4 स्थितियां होती हैं। चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी स्थिति थी। जब गोलीय दर्पण जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है तो उसमें पहली स्थिति ये थी कि मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर का क्या अर्थ हुआ, ये जो मुख्य अक्ष है इसके बराबर से अगर किरण आती है तो दर्पण से टकराकर इस बिंदु यानी फोकस से होकर जाएगी, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी होगा। उत्तल दर्पण में भी यहाँ से समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगी तो वो इसके ये इस तरह से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, और परावर्तित ये पीछे अगर हम इसको मिलाएं, क्योंकि ये सच में दर्पण ये किरणें मिल नहीं रही, तो अगर हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ये इसके फोकस बिंदु यानी F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा प्रतिबिंब बनने का नियम ये था, किरण जब आती है अवतल दर्पण में, अगर वो उसके फोकस से आ रही है, अभी क्या थी, अभी वो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी और परावर्तित होके फोकस से जा रही थी। अभी क्या है, उल्टा है, ये फोकस से आ रही है और परावर्तित होके समानांतर हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से समानांतर हो गए। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये आई, ये फोकस पे पीछे अगर हम करें तो ये दर्पण के अंदर नहीं जाती है, यहाँ से इस तरह से समानांतर होके टकरा के वापस चली जाती है। दूसरी स्थिति थी किरण की। तीसरी स्थिति में अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र पर कोई किरण आती है तो ये दर्पण से टकराकर वापस उसी रास्ते पे लौट जाती है, यानी वक्रता केंद्र से आई और लौट के वक्रता केंद्र में चली गई। जैसे इस रास्ते से आई थी और ये वापस इसी रास्ते चली गई। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में भी ये किरण यहाँ से आई और टकरा के यहीं इसी रास्ते चली गई, और अगर हम पीछे इसको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो ये C पे मिलता है। चौथी स्थिति में यदि कोई किरण ध्रुव पर टकराती, ध्रुव कहाँ था, इसका दर्पण का सेंटर पॉइंट, अगर कोई किरण ध्रुव पर टकराएगी तो यहाँ से वापस चली जाती है, और ये जो आपतित कोण था ये परावर्तित कोण के बराबर होगा। इसी प्रकार से अब उत्तल दर्पण में भी कोई किरण अगर ध्रुव पर टकराती है तो ध्रुव से ही परावर्तित हो जाएगी और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा।
तो कुल मिलाकर 4 स्थितियां हुई। और ये प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किरण सच में एक दूसरे को 2 किरणें काट रही होती हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि इसमें किरण सच में काटती नहीं है एक दूसरे को। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम किसी पर्दे या कागज पे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या एक तीर बनाया गया है इस तरह से, और यहाँ पर एक दर्पण रखा गया है। ये दर्पण है हमारा, और इस पर इस तीर के पीछे बल्ब जल रहा है। तो तीर का जो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये इमेज ये जो बन रही है, ये अब यहाँ पर पेपर लाके रखते हैं तो ये पेपर में ये हमारा उल्टा तीर दिखाई पड़ता है। ये उल्टा तीर दिखाई पड़ रहा है, तो ये पेपर पे दिखा, यानी इसको हम पेपर या पर्दे पे ले सकते हैं। तो इस तरह का प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और ऐसा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा वस्तु से बड़ा, छोटा या बराबर बनता है। और आभासी प्रतिबिंब में जो किरणें होती है वो सच में काटती नहीं है, काटती हुई सी प्रतीत होती हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये किरण आई और यहाँ से परावर्तित हो गई, और उसी प्रकार से ये किरण आई और ये यहाँ से परावर्तित हो गई। तो ये एक दूसरे से सच में इन किरणों ने काटा नहीं। ये उधर ऊपर चली जाएगी और ये वापस इधर चली जाएगी। अगर हम इनको पीछे मोड़े तो ये देखिए, हमेशा इन किरणों के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमेशा बड़ी होती जाएगी। यहाँ से इधर जाते हुए बड़ी होती जाएंगी। तो ये आगे चल के कहीं ये दोनों किरणें आपस में काटती नहीं है, इसलिए हम इन्हें पीछे डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे। ऐसे हम पीछे इनको डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पर ये किरणें मिलती हैं, तो मिलती हुई सी प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब तो यहाँ पर भी बनता है, यानी अगर हम दर्पण में अपने आप को या ऐसी किसी वस्तु को देखें तो वो दर्पण में दिखेगी तो, लेकिन उस जो प्रतिबिंब को हम किसी पेपर पर नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर ये पूरा पेपर खिसकाया जा रहा है यहाँ तक, लेकिन कहीं भी ये जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है इस पेपर पर नहीं बनता है। ये देखिए, यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ तक खिसका गया है, कहीं आपको ये तीर नहीं दिखा। जबकि यहाँ पर समतल दर्पण में आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको तीर दिखेगा। दर्पण के अंदर तो हम देख पा रहे हैं, ये देखिए ये दिख रहा है, दर्पण के अंदर तो हम इसे देख पा रहे हैं, लेकिन उसको हम वापस किसी पर्दे या कागज पर नहीं ले पा रहे। तो इस तरह का जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, और वस्तु के छोर से छोटा या बराबर बनता है। जैसे जब हम अपने आप को दर्पण पे देखते हैं, जो हमारे घर में शीशा लगा है उसमें देखते हैं, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है, ना छोटा ना बड़ा, जैसे हमें बिल्कुल वैसा दिखता है। तो जो ये आभासी प्रतिबिंब हुआ वो कैसा दिखेगा? सीधा, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है। तो अब तक हमने जाना कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 4 स्थितियां होती हैं, और कम से कम 2 किरणें चाहिए किसी भी दर्पण में कोई प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो इसको हम 2+4 के सूत्र से याद रखते हैं। और चूंकि हमारे पास 2 गोलीय दर्पण हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनमें भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां बनती हैं। जो अवतल दर्पण होता है उसमें 6 स्थितियां बनती हैं, और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें सदैव 1 स्थिति बनती है। तो इसको भी हम 6+1 6+1 के सूत्र से याद रखते हैं। जैसे हमें यहाँ इस चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया हाथ में लेके, ये जो गोल सा दर्पण है इसमें ऐसे ऊपर से नीचे यूं लाया जा रहा है, और यहाँ देखिए ये गुड़िया हमें उल्टी दिख रही है, और हमारी स्थिति वैसी ही है गुड़िया की। हमने गुड़िया को उल्टा नहीं किया, गुड़िया हमेशा सीधी ही रही, लेकिन ये स्थिति गुड़िया उल्टी होते होते धीरे से, यहाँ पर देखिए अब ये गुड़िया सीधी हो जाएगी। ये देखिए अब यहाँ ये सीधी होने लगी, और अब ये देखिए सीधी हो गई गुड़िया। तो ये कौन सा दर्पण है? ये जो यहाँ पर रखा है ये है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, और इसमें प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान वो गुड़िया जब से ऊपर से नीचे तक आई, ये पूरी 6 स्थितियां बन गई। और ये 6 स्थितियां कैसी हैं ये हम अभी देखते हैं। देखिए, पहली स्थिति क्या होती है? जब हमारी वस्तु ये फोकस F यानी फोकस बिंदु और पोल यानी ध्रुव के बीच में होती है। तो इस स्थिति में
वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अभी हमने देखा था गुड़िया जब बहुत पास, एकदम पास आ गई गोली दर्पण के, अवतल दर्पण के, तो वो सीधी हो गई थी। तो वो कौन सी स्थिति थी? वो ये पहली वाली स्थिति थी कि ये हमारी वस्तु थी, इससे समानांतर एक किरण निकली और ये टकराकर कहाँ लौटेगी? फोकस पर। ये टकराकर फोकस पर लौट आती है और दूसरी किरण यहाँ वक्रता केंद्र से इसके सर से गई और वापस टकराकर इसी केंद्र पर वापस आ जाती है, यहाँ से चल के यहाँ वापस आ जाती है। तो इसको जब हम दर्पण के पीछे ऐसे डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो है ये बड़ा बन जाता है और कैसा होगा? आभासी। जब भी आभासी किरण या आभासी प्रतिबिंब हमें दिखाना पड़ता है तो हम उसको सीधी रेखा में ना दिखा के ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, ताकि जब मैं चित्र देखूं तो मुझे पता चल जाए कि जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक नहीं है, ये आभासी है। तो यहाँ ये पहली स्थिति हमने देखी। कभी जब भी वस्तु F और P यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ थी और इसका प्रतिबिंब कैसा बना? बड़ा और दर्पण के पीछे और आभासी। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु F पर होती यानी फोकस पर होती, यहाँ इस पॉइंट पे जब वस्तु होगी तो पहली किरण कहाँ से निकलेगी? इसके सर से यहाँ समानांतर होते हुए जाके दर्पण पे लगेगी और यहाँ से टकराकर वापस यहाँ F यानी जहाँ इसका पैर है यहाँ से मुड़ जाएगी और दूसरी किरण भी इसके सर से निकलेगी और लौटेगी कहाँ पर? इसके वक्रता केंद्र पर। तो बच्चों किरणें तो बहुत सारी हो रही हैं। अब आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे शरीर से कितनी सारी किरणें टकरा रही होंगी और तब आपको मैं दिख रही होगी। लेकिन चूंकि हमें ये पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए सिर्फ 2 किरणें चाहिए, इसीलिए हम सिर्फ 2 किरणों के बारे में पढ़ते हैं। पहली किरण कहाँ से निकली? इसके सर से समानांतर होते हुए ये टकराई तो फोकस पे लौट जाती है, ये हमने अभी नियम में पढ़ा था। दूसरी किरण कहाँ से निकली? ये वक्रता केंद्र से जाती है, टकराती है और वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाती है। तो ये दूसरी स्थिति हुई। इस स्थिति में ये जो दोनों किरणें हैं ये समानांतर रहती हैं, अनंत तक कभी नहीं मिलेंगी। जैसे ट्रेन की 2 पटरियां होती ना, हमेशा सीधे चलती जाती, कहीं नहीं मिलती, उसी तरह से ये किरणें कहीं मिलेंगी नहीं। तो हम ऐसा मानते हैं कि अनंत पर ये प्रतिबिंब बन रहा होगा और इसी कारण से जो हमारा प्रतिबिंब है ये वास्तविक बनता है। और कहाँ इसको मानेंगे कि ये फोकस पर अगर वस्तु रखिए तो अनंत पर इसका चित्र बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा। तीसरी स्थिति में अब हम पहली स्थिति में कहाँ थे? यहाँ थे। दूसरी स्थिति में कहाँ थे? यहाँ आ गए। अब हम इधर पीछे को लौट रहे, इस तरफ जाएंगे। तीसरी स्थिति होगी जब अब C यानी वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और F यानी फोकस से बीच में होंगे। तो ये तीसरी स्थिति आ गई। हमारी वस्तु कहाँ है? वस्तु को हम यहाँ A और B से दिखा रहे हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब को ये A डैश बोलते हैं, इसको A, ये छोटा सा ऊपर ऐसा जो पॉइंट सा लगाते हैं, A डैश और B डैश से हम प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं। तो वस्तु हमारी रखी है C और F के बीच में। तो पहली किरण कहाँ से निकलेगी? समानांतर वस्तु के सर से होते हुए निकलेगी। समानांतर किसके समानांतर? इस प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो यहाँ से ये किरण निकली और ये जैसे ही अवतल दर्पण पे पड़ती है यहाँ से टकराती है और टकराने के बाद किधर जाएगी? समानांतर किरण टकराने के बाद फोकस से जाती है, ये याद रखने वाली बात है। तो समानांतर किरण टकरा कर कहाँ गई? फोकस पे गई, ठीक है, और आगे चलती चली गई। दूसरी किरण कहाँ से गई? दूसरी किरण के सर से इस प्रकार जाएगी कि ये वक्रता केंद्र पर लौट सके। तो ये यहाँ से गई ऐसे और यहाँ टकरा के लौटी और ये वक्रता केंद्र से निकल के चली गई। जब वक्रता केंद्र से निकली तो ये यहाँ पर कटती है, जहाँ कटेगी, जहाँ 2 किरणें आपस में क्रॉस करती हैं, उसी पॉइंट पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना? ये देखिए छोटी सी वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटी वस्तु प्रतिबिंब बड़ा। तो ये प्रतिबिंब बड़ा और कैसा बना? सीधा या उल्टा? उल्टा। और यहाँ देखिए सच में किरणें आपस में कटी हैं, ऐसी फैल से नहीं गई हैं, सच में किरणें कट रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। यानी अगर हम यहाँ पर पेपर रखें तो हमें यहाँ पर ये चित्र पेपर में दिखेगा, ठीक है। चौथी स्थिति, अब यहाँ से यहाँ आ गए। अब चौथी स्थिति कहाँ आ गई? C पर, यानी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई हो तो यहाँ पर वस्तु रखी है, ये देखिए, ये क्या है? A B।
ए डैश बी डैश नहीं है, ए बी। इसके सर से पहली किरण समानांतर मुख्य अक्ष के निकलेगी। ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर किरण निकली और टकराई किससे? दर्पण से। जैसे ही दर्पण से टकराती है मुड़ती है और मुड़ के कहाँ जाएगी? उस दर्पण के फोकस पे जाएगी। यहां से मुड़ के ये इस पॉइंट पे आती है, तो हम यहां से यहां पर इसको इस तरह से लेके आएंगे। दूसरी किरण इसके सर से निकली, कहाँ? दूसरी भी फोकस पर गई। तो हमने दूसरी स्थिति देखी थी ना कि किरण अगर फोकस से जाती है तो टकरा के सीधी हो जाती है। ये हमारी दूसरी स्थिति 4+2 वाले में दूसरी स्थिति थी। तो यहां से जब ये किरण फोकस पे गई तो टकरा कर ये समानांतर हो गई। ठीक है, तो यहां पर किरण का जो हमारी वस्तु है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यहां पर कैसा हुआ? कौन सी स्थिति है? सी पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहां बना? सी पर ही बना। ठीक है, और कैसा बना? उल्टा और वास्तविक। यानी इस जगह भी अगर हम पेपर रख दे, इस जगह हम कोई पर्दा लगा दे या पेपर रख दे तो हमें वस्तु दिखेगी उल्टी, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा। जैसे अभी हमने देखा था ना ये कि एक तीर था और वहां पे पेपर रखा जा रहा था तो उल्टा हमें तीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था पेपर पे, तो वैसे यहाँ पे भी हमें दिखेगा। पांचवी स्थिति, अब यहां से देखो, यहां चले थे, ये पहली स्थिति थी पोल और एफ के बीच में, ये दूसरी स्थिति थी कि हम एफ पर खड़े हैं, ये तीसरी स्थिति थी एफ और सी के बीच में, और ये चौथी स्थिति थी कि सी पर ही हमारी वस्तु हो। अब ये पांचवी स्थिति है कि हमारा जो वस्तु है वो सी के पीछे है। ठीक है, ये पांचवी 5th पोजीशन आ गई हमारी। ये तो वस्तु सी के पीछे है, तो क्या हुआ? एक किरण वस्तु के सर से समानांतर गई वक्रता अवतल दर्पण में और टकराई, तो कहाँ टकराई? एफ से वापस टकरा के लौटती है। दूसरी इसके सर से निकली और कहाँ गई? सी पर गई, ये पॉइंट पे, और ये टकराई तो वापस इसी बिंदु से लौटती है। ठीक है, तो ये यहाँ सच में वास्तविकता में ये किरणें टकरा रही हैं, इस तरह से क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। तो जिस पॉइंट पे ये किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहली बार जो हमारा वो है प्रतिबिंब है, ये छोटा बना है, ये छोटा प्रतिबिंब है और वस्तु हमारी बड़ी थी। तो अभी हमने जब गुड़िया को ऊपर से नीचे ला रहे थे तो जब वो ऊपर होती थी तो वो छोटी दिखती थी और जैसे ही नीचे आती थी वो बड़ी दिखती थी। तो ये वो स्थिति है जब गुड़िया हमारी छोटी दिख रही थी। और अब ये छठी आखिरी स्थिति अवतल दर्पण से कि वस्तु अगर अनंत पे हो। अनंत पे कौन सी वस्तु हो सकती है? सोचिए, विचार करिए, कुछ ऐसी वस्तु है जो अनंत पे होती है? जैसे कि हमारा सूरज। सूरज बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो अनंत पे है। इसी प्रकार से तारे जो हम उससे देखते हैं ना, दूरबीन से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है, तो वहां से जो अगर कोई प्रकाश आ रहा है, यानी कोई प्रकाश अगर सूर्य से आ रहा है और उसको हम अवतल दर्पण से देखें तो अनंत पर आया हुआ प्रकाश ये टकराकर फोकस पर लौटेगा। अनंत से जितनी भी किरणें आती वो समानांतर आती। हमने इसको पहले की कक्षा में पढ़ा था कि अनंत से जितने भी किरण पुंज आता है, सूर्य से अगर कोई किरण पुंज जा रहा होगा वो सारा किरण पुंज समानांतर होता है। तो ये जितनी भी किरणें आएंगी सूर्य से ये समानांतर होती हैं। तो समानांतर किरणें टकराकर कहाँ लौटेंगी? फोकस पे। तो ये किरण भी समानांतर है, ये भी टकराकर फोकस पे आएगी, और ये किरण भी समानांतर है, ये भी टकराकर फोकस पे आएगी। तो यहाँ पर चित्र बनता है, यहाँ पर सूर्य का छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, और चूंकि हम सूर्य को देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे ऊर्जा भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पे हम कोई माचिस की तीली रखेंगे तो वो जल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। और ये प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा होगा। यानी यहाँ पर अगर हम कोई पेपर रखें तो वो पेपर में छोटा सा छेद हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस जगह सूर्य का प्रतिबिंब होगा और सूर्य की बहुत सारी गर्मी भी होगी। अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की बात करते हैं। उत्तल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वस्तु छोटी ही दिखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे वस्तु रखी है, एक किरण समानांतर चली और टकराकर ये ऐसे लौट जाती है। ठीक है, दूसरी किरण भी जाती है इसके सर से,
वस्तु के सिरे की तरफ से जाती है और ये पीछे अगर इसको मिलाएंगे तो ये सी पर यानी वक्रता केंद्र पर काटेगी। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो प्रतिबिंब किरण यहीं से जाके यहीं लौट जाती है। तो किरण को अगर हम आगे बढ़ाएं और एक किरण ये आगे बढ़ी है तो ये देखिए ये कहीं भी मिलेंगी नहीं, इनकी दूरी हमेशा बढ़ती चली जाएगी, ऐसे जा रही किरणें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पीछे लेके आते हैं। डॉट डॉट लाइन से जब हम पीछे लेके आएंगे तो ये यहाँ काटती हुई सी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए वस्तु तो इतनी बड़ी थी, ठीक है, और प्रतिबिंब कितना था, छोटा सा, इतना बड़ा। तो यहाँ पर वस्तु जो प्रतिबिंब हुआ कैसा हुआ, छोटा। तो ऐसी चीज हमें जब भी हम इस तरह का दर्पण देखते हैं तो हमें हमेशा छोटा ही दिखता है। जैसे अगर आप नई कटोरी में अपना चेहरा देखो तो उसमें आपको वो हमेशा छोटी ही दिखेगी, उल्टी तरफ से देखो, ठीक है। जैसे पिछले कक्षा में हमने आपको छोटी सी स्टील की बॉल दिखाई थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको अपना चेहरा छोटा ही दिखेगा। चम्मच को उल्टी तरफ से देखिए, उसमें भी आपको अपना चेहरा छोटा ही दिखेगा। और अगर ऐसी ही ये दर्पण में अगर हम इसको अनंत से आने वाली जो किरणें हैं, जो समानांतर किरणें हैं, उनको देखें तो जैसे सूर्य पे अगर देखें तो ये जो समानांतर किरणें हैं ये आएंगी और ये पीछे चल के फोकस पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है ये, ठीक है। तो ये हमारी सारी स्थितियां होंगी 6+1, अवतल दर्पण से 6 स्थिति और उत्तल दर्पण से 1 स्थिति। तो हमने इन सभी स्थितियों में देखा कि प्रतिबिंब या तो छोटा था या तो बड़ा था या तो छोटा था। जैसे यहाँ पर अगर ये वस्तु है यानी कोई चीज है जो प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने खड़ी है, ठीक है, जो दर्पण के सामने खड़ी है, तो या तो प्रतिबिंब छोटा था या तो बड़ा था। तो ये जो इसकी हाइट है ये कितनी लंबी है और प्रतिबिंब कितना लंबा है, इसका अगर अनुपात निकाले तो ऐसे अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो इसको कैसे दिखाते हैं, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। यहाँ वस्तु की ऊंचाई होती है, सेंटीमीटर मीटर किसी में भी हो सकती है, और यहाँ हमारे जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा था वस्तु से या कितना छोटा था, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण के में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चीज हमेशा छोटी दिखाई पड़ती है। तो इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है वाहन में। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हो या मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो जो मोटरसाइकिल का शीशा है आप उसे गौर करिएगा, उसमें अगर आप अपना चेहरा देखें तो छोटा दिखाई पड़ेगा, या पीछे से कोई अगर वस्तु कोई आ रही, कोई अगर गाड़ी आ रही तो वो छोटी दिखाई पड़ेगी। और अगर कार में है तो कार की साइड वाला शीशा भी उत्तल दर्पण होता है, और जो बीच में ऊपर की तरफ होता है वो भी उत्तल दर्पण का ही बना होता है। हमने इसको पिछली कक्षा में एम्बुलेंस से पढ़ा था कि वो पिछले जो कार में ऊपर का जो शीशा होता है उसको क्या कहते हैं, पश्चदर्शक दर्पण यानी रेयर व्यू मिरर कहते हैं। तो एम्बुलेंस के अक्षर उल्टे थे, इस मिरर में, इस दर्पण में देखने में वो अक्षर हमें सीधे दिखाई पड़ते थे, ठीक है। और कोई अगर चौराहा है वहां पर इस तरह के बड़े से गोल दर्पण रखे होते हैं, अगर ऐसा हो सकता है आपने देखा हो, जैसे कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। यहाँ क्या होता है, ऐसे मिरर्स को, ऐसे दर्पण को हम कहते हैं ट्रैफिक मिरर, ठीक है। यहाँ पर ये दर्पण होता है, ये पूरे जो रास्ता है ना, ये पूरा रास्ता, इस पूरे रास्ते को दिखा पाएगा। एक छोटे से दर्पण में आप उसको पूरे रास्ते को देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये 2 रास्ते दिख रहे हैं, ये रास्ता और ये रास्ता। और ये दर्पण कितना बड़ा होगा, ये दर्पण इतना बड़ा होगा, सिर्फ इतना बड़ा दर्पण होगा, और इसमें आपको पूरी जो रास्ते हैं वो दिखाई पड़ेंगे। इसमें देखिए कितने सारे लोग दिख रहे हैं, सारे लोग छोटे छोटे, छोटी सी बस, छोटी सी कार। वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा दर्पण होता है और एक कोने में लगा होता है रास्ते के, और वहां आपको पूरा रास्ता, पूरी गली, पूरी सड़क दिखाई पड़ती है, ठीक है। अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, अवतल दर्पण के ज्यादा उपयोग है। जैसे अवतल दर्पण का काम है प्रकाश को फैलाना। तो कोई भी अगर स्ट्रीट लाइट है यानी रास्ते की जो लाइटें हैं, वो वहां पे जो उनका अंदर का जो बल्ब के आसपास का जो घेरा होता है, जो चमकदार घेरा होता है, वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। ये देखिए यहाँ पे आपकी लाइटें फैल रही ना, किरणें, प्रकाश पुंज जो है वो फैलता सा प्रतीत हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनके बल्ब के चारों ओर इस तरह का अवतल दर्पण लगा है। मोटर वाहनों में ये देखिए, ये बल्ब है मोटर वाहन का, और ये उसकी लाइट है, ये देखिए गोल गोल सा है ना, चमकदार गोल गोल सा। तो ये क्या करता है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। इसका भी काम ये है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो इस तरह से फैल जाएं और
टॉर्च में भी देखिए ये इस तरह का बना होता है, इस तरह का चमकदार गोल सा एक वो होता है, दर्पण की तरह काम करने वाला गोला होता है। और अगर कोई प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है उसको अगर हमें केंद्रित करना, उसको एक जगह लाना है, वहां पर भी हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में देखा था कि हमने एक माचिस की तीली को ऐसे जला के दिखाया था चित्र में। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने सीखा कि यदि परावर्तन के पश्चात वास्तविकता में अगर किरण मिलती है एक दूसरे में तो वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अगर सच में मिल नहीं रही, मिलती हुई सी प्रतीत हो रही है, तो वहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर किसी प्रकार का भी हो सकता है। यदि परावर्तन के पश्चात आभासी किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो आभासी, काटती हुई से प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 6+1 ये नियम है, यानी 6 जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण से बनते हैं और एक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई, इसका अनुपात होता है, इसको हम आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा यहाँ पाठ समाप्त होता है। चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा था कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। तो कहाँ बनेगा? छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, हमेशा दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण और समतल दर्पण एक जैसे होते हैं, इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण से आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या स्थितियां हैं? यानी सीधा बने, आभासी बने। जब हम गुड़िया को ऊपर से नीचे लेके आ रहे थे, वो कब सीधी हुई थी? जब गुड़िया बहुत पास आ गई थी दर्पण के। तो कभी होगी जब भी ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु होगी, यानी बहुत पास होगी, एकदम पास होगी, तब वो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। तीसरा, एक दर्पण के सामने खड़े होने पर आपको दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है, हमेशा सीधा। तो पहली स्थिति तो आप सोचिए कहाँ होगी? आपको हमेशा सीधा प्रतिबिंब मिलता है आपके घर के शीशे में। वो कैसा शीशा है? समतल दर्पण है। ठीक है, समतल कहाँ? या समतल दर्पण यहाँ है, और या उत्तल दर्पण में भी ऐसी स्थिति होती है। चलिए, दूर स्थित कोई इमारत है, उसकी संपूर्ण ऊंचाई जिन दर्पण में देखी जा सकती है वह दर्पण कैसा है? वो होगा उत्तल दर्पण। हमेशा उत्तल दर्पण से हम इस ऐसी बड़ी जो चीजें हैं उनका प्रतिबिंब पूरा देख सकते हैं, वो छोटा दिखता है। सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट के लिए बल्ब की स्थिति क्या होगी? जो अभी हमने देखा था ना, टॉर्च में बल्ब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस पर। क्यों? क्योंकि फोकस से निकलने के बाद जो किरणें हैं वो समानांतर हो जाएंगी। ठीक है, इस वजह से फोकस के आसपास हम ऐसे बल्ब की स्थिति रखते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए हाँ, परावर्तक के फोकस के अति निकट। ठीक है, यहाँ पर हम इसको रखते हैं। किस में प्रतिबिंब सीधा बनता है? कहाँ सीधा बनेगा? समतल दर्पण, हाँ इसमें बनता है। उत्तल दर्पण, हाँ इसमें भी बनता है। अवतल दर्पण कौन सी स्थिति? जब फोकस और ध्रुव के मध्य हो, हाँ इसमें भी बनता है। तो इसमें क्या होगा? ये उपरोक्त सभी। दर्पण के प्रतिबिंब बनाने की कितनी स्थितियां हैं? 8 स्थिति हुई। क्यों? एक समतल दर्पण से बना, एक उत्तल दर्पण से बना, और 6 किससे बने? अवतल दर्पण से। तो पूरे दर्पण से अगर पूछे कितनी स्थितियां आएंगी तो 8 स्थितियां आएंगी। आपके लिए गृह कार्य क्या है कि जितनी भी स्थिति आज हमने उत्तल अवतल दर्पण से पढ़ी, इन सबको अपनी कॉपी में लिखिए और किन किन स्थितियों में उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है इसका उल्लेख करिए। प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा पाठ प्रकाश समाप्त होता है। आप खूब पढ़िए, खूब खेलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।